कैमरा एक्शन। श्रोताओं नमस्कार। बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रोडक्शन डिजाइनर और आर्ट डायरेक्टर मुनीश सप्पल से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप का दूसरा भाग। दोस्तों नमस्कार। श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हमने ऐसी शख्सियत को बुलाया है जिनकी विधा के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मुझे उम्मीद है कि हम सबको नहीं है। हम बहुत सारी चीजों को जानते हैं, धीरे धीरे जानकारी हासिल भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि फिल्म से जुड़ी बातें करें, गपशप तो करें, लेकिन ऐसी विधा के बारे में भी आपको बताएं जिसकी वजह से फिल्म बहुत अच्छी बन जाती है। लेकिन वो है क्या? जी हाँ, प्रोडक्शन डिजाइन। तो आज हमने प्रोडक्शन डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर मुनीश सप्पल जी को बुलाया है कार्यक्रम में। मुनीश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार उन सभी श्रोताओं को जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आर्ट्स कॉलेज में बीएफए मैंने किया 5 साल और मेरा स्पेशलाइजेशन उसमें रहा फोटोग्राफी। अच्छा, फोटोग्राफी था। तो चूंकि फोटोग्राफी हमारे घर में हमारा काम था, हमारे चाचा की काफी पुराना पुश्तैनी काम था, तो लैब थी, कैमरेज थे, ये चीजें आसान थी। तो वो मैंने चूज किया कि मेरे लिए कैमरा खरीदना मुश्किल नहीं होगा, लैब भी है तो वो भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ इजीली। और चूंकि आर्ट्स कॉलेज में भी वो सुविधा थी तो मैंने 5 साल आर्ट्स कॉलेज रह के पेंटिंग, डिजाइन और फोटोग्राफी सीखी। इसी के दरमियान ही मेरा रुझान थिएटर में इसलिए शुरू हो गया कि वो जो ड्राइंग्स होती थी 2D जी, और मेरे दिमाग में आता था कि ये चले, ये दिखे, अच्छा। इसमें मूवमेंट हो। अच्छा, ड्राइंग में क्योंकि ये खड़ी है तो अब वो कैसे होगा। तो धीरे धीरे चूंकि 1-2 नाटक देखे, 1-2 बार छोटे छोटे प्लेस देखने गया तो मुझे लगा ये भी ड्राइंग है एक तरह की, मगर ये चलती हुई ड्राइंग है। अच्छा। तो उसने मुझे बहुत आकर्षित किया अपनी तरफ और मैं थिएटर में मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ कि वो जो पेंटिंग मैं 2D बना रहा हूं वो यहाँ पे 3D हो सकती है, कि बैकग्राउंड भी पेंट होता है, एक्टर को भी कपड़े बना सकते हैं और वो लोग मूव करते हैं इधर से उधर। जी। तो वहां से मैं थिएटर की तरफ मेरा रुझान हुआ और मैंने एक मैच्योर ग्रुप मेघदूत लखनऊ जी वो ज्वाइन कर लिया, क्योंकि हमारे आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल थे RS विश साहब, जिन्होंने मेरी मदद की। वो मुझे थिएटर में ले आए और फिर वहां पे सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ, आतमजीत सिंह और तमाम दिग्गज थिएटर के मिलने शुरू हो गए और वहां से मेरा थिएटर में रुझान और बढ़ गया जी। और मुझे ऑलमोस्ट मैं थिएटर में भी पेंटिंग ही करने लगा, जाने अनजाने, मतलब जानबूझ के तो नहीं, आपका मन उसी में रमा रहता था। मैं जाने अनजाने उसमें भी पेंटिंग ही करने लग गया और थिएटर करते करते मुझे ये लगा कि अभी भी मैं बंधा हूं, क्योंकि प्रोसीनियम ही थिएटर था ज्यादातर जो हमने किया जी। तो उसमें मुझे लगता था दर्शक एक ही साइड में बैठा है, वो 3 साइड की तो चीजें नहीं देख पा रहा है, तो चीजें अभी भी वो मजा नहीं आ रहा, वो टॉप एंगल नहीं देख रहा, वो बैक से नहीं देख रहा, साइड से नहीं देख रहा, चारों आयाम चाहिए था। चारों आयाम कैसे देखे जाए। तो उसको एक्सप्लोर करते करते मेरा रुझान फिर सिनेमा की तरफ आया। जितनी फिल्में वो मेरी पेंटिंग ही है, पेंटिंग की तरह। ये लेकिन जैसे कि आपने पहले बताया कि बातचीत के दौरान कि आपने पहले सोचा कि NSD चला जाए, उससे पहले आपने कोई फिल्म बना ली थी? जी, उससे पहले जब मैं आर्ट्स कॉलेज में था तभी एक फिल्म बनी, ये वो मंजिल तो नहीं, सुधीर मिश्रा जी की पहली फिल्म। और सुधीर भाई भी मेरे बड़े भाई की तरह ही हैं जी। और अतुल तिवारी और तमाम और थिएटर के लोग, सूर्यमोहन जी और ये लोग सब उनके साथ जुड़े हुए थे। पंकज कपूर उसमें मेन लीड थे, जो हमारे साथ मेघदूत में उससे पहले नाटक कर चुके थे आके। तो मतलब बेसिकली वो घरेलू प्रोडक्शन जैसा कुछ एक फील था वहां पे जी। कोई एक खिचक नहीं थी, कोई डर नहीं था। और सुधीर भाई भी वैसे चाहे कितना सख्त दिख रहे हो मगर वो बड़े मतलब सहूलियत देने वाले और बड़ा प्यार से रखने वाले इंसान थे, जिन्होंने बहुत मदद की कि अच्छा ठीक है तू ये काम कर, ये प्रोडक्शन डिजाइन मतलब आर्ट डायरेक्शन, उस समय कहते थे आर्ट डायरेक्शन भी करा। लोपी वर्मा साहब आर्ट डायरेक्टर थे, उनके साथ मदद कर असिस्टेंट के तौर पे, और एक्टिंग भी करो, क्योंकि हम एक्टिंग भी कर ही रहे थे, आर्ट्स कॉलेज में शूटिंग हो रही थी। तो लगभग एक घरेलू प्रोडक्शन की तरह हमने उसमें काम किया। अच्छा। तो जब वो खत्म हो गया तो मुझे लगा कि मुझे थिएटर में प्रॉपर एक ट्रेनिंग करनी चाहिए जी। हालांकि वो सिनेमा हुआ, आया गया, चला गया, मतलब वो थिएटर का एक पार्ट बन के खत्म हो गया जी। तो ऐसा कुछ नहीं था कि हमें ऐसा लगा कि अब सिनेमा में जाना है, लेकिन ये था कि हाँ थिएटर को और एक्सप्लोर करना अच्छे से। तो मुझे लगा कि अब हमें NSD जाके ट्रेनिंग करनी चाहिए। और उस समय BNA के बारे में मुझे उतना अंदाजा भी नहीं था। मैंने कोशिश की और BNA यानी कि भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ जी। तो आप दिल्ली की ओर रुख किया आपने? दिल्ली की ओर रुख इसलिए किया कि वहां पे रंजीत कपूर साहब एक सीरियल बना रहे थे अमीर खुसरो नाम का जी, जिसकी शूटिंग चल रही थी और उसके सिलसिले में कुछ लोग हमारे वहां थे ऑलरेडी। आतम भाई वहीं थे और कुछ लोग थे और सूर्यमोहन जी मुझे लेके गए कि चलो वहां शूटिंग भी देख लेंगे, तुम्हारा इंटरव्यू वो सब भी टेस्ट वेस्ट भी करा देंगे।
तो वहां जाने के बाद हुआ ये कि वहां पे जो बोर्ड मेंबर्स बैठे थे वो सारे वो थे जो उन्होंने मेरे साथ ये वो मंजिल तो नहीं में काम किया था जी। तो उन्होंने वहां जाते ही मुझसे कहा कि भाई आप यहाँ क्यों आए हो? अच्छा। आपको तो मुंबई जाना है बाद में। मैंने कहा नहीं साहब, मुझे मुंबई नहीं जाना है, मैं थिएटर का व्यक्ति हूँ, थिएटर में ही रहूंगा। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं, तुम थिएटर के हो ही नहीं, तुम्हारी जो सोच है वो सिनेमा की है। अच्छा। तो तुम्हें वहां जाना है, तुम वहां जाओ, यहाँ वक्त मत बर्बाद करो। एक सीट खराब होती है एक व्यक्ति के यहाँ पे हम आपको लेने से, और किसी की एक स्कॉलरशिप और एक सीट चली जाएगी, तो हम आपको यहाँ नहीं लेंगे, आप जाओ। और अगर आपको जाना ही है तो आप यूपी में जाओ, और अपने लखनऊ में आपके भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहां सीखो, अगर आपको ऐसा ही बड़ा शौक है तो। जी। तो मैंने कहा मेरे लिए कुछ फर्क नहीं है, चाहे वो BNA हो या NSD हो, मुझे तो एक अच्छा टीचर चाहिए और मुझे ट्रेनिंग करनी है। मैं वापस आ गया और मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही कि मुझे राज बिसारिया साहब जैसा गुरु मिला, जो शायद NSD में भी नहीं मिलता। उस जमाने में चूंकि अलकाजी साहब नहीं थे जी, तो जाहिर बात है कि इनके टक्कर का तो गुरु नहीं मिलता। तो क्या खास बात थी राज बिसारिया? राज बिसारिया साहब ने बेसिकली जो कुछ भी एक्टिंग तो खैर एक अलग आयाम था जो थिएटर में हर एक को करना पड़ता है जी। क्योंकि इतने लोग नहीं होते और कास्टिंग बड़े जब नाटक होते हैं तो एक रोल तो आपको करना ही है जी, जी। तो वो तो आप ऐसा समझ लीजिए कि मजबूरी में करें या आप जैसे भी करें, आपको करना है। हाँ, वहाँ आप पले बढ़े होते हो तो अपने आप कर लेते हो तो वो तो करना ही होता है, तो वो तो मैं कर ही रहा था। लेकिन जो मेन आयाम थे जिसमें मेरा इंटरेस्ट था वो था डिजाइनिंग ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, जिसमें आर्ट भी था, कॉस्ट्यूम भी था, मेकअप भी था, हेयर स्टाइलिंग भी थी, जो एक साथ हो सकता है इस बात का विश्वास उन्होंने मुझे दिलाया। उन्होंने मुझे किताबें दी, उन्होंने मुझे उसको लेके ट्रेंड किया कि देखो इस तरह से प्रोडक्शन डिजाइन एक चीज है जिसको थिएटर में ये डिजाइनर्स हुए हैं, चाहे वो डॉल्हाफिया हो या तमाम बड़े डिजाइनर्स का उन्होंने डिटेल दिया कि उन्होंने देखो किस तरह से बड़े सेट्स बनाए, बड़ा बड़ा काम किया, तुम भी कर सकते हो। और उन्होंने बहुत सारे नाटकों में मुझे मौका दिया ये करने का, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। जो चीजें थोड़ी अधूरी थी वो लगभग पूरी होने लगी, अधूरी तो अभी भी है जी, जी। लेकिन लगभग वो चित्र जो है वो साफ होने लगे और इस बात का विश्वास हो गया कि एक व्यक्ति ये कर सकता है। और वो वक्त मेरे लिए बहुत अच्छा गुजरा। बाद में उन्होंने 1 साल और रखा, एक आप ये कह सकते हैं एक तरह की फेलोशिप जैसे दी गई कि सब लोग मिलकर शेक्सपियरन स्टाइल ऑफ थिएटर पे एक प्रोडक्शन करेंगे। जूलियस सीजर नाम का एक नाटक किया जो हम लोगों ने साथ में किया, रेपर्टरी ने, ड्रामा स्कूल ने, और जो बहुत कामयाब रहा अपने वक्त के हिसाब से। तो वो एक बहुत उम्दा एक्सपीरियंस रहा जिसको लेके जब मैं मुंबई आया उसी चीज को, तो उसको लेके मुझे कंफ्यूजन नहीं था कि मैं कर सकूंगा कि नहीं, लेकिन लोगों को था कि मैं कर सकूंगा कि नहीं। लेकिन आप में कॉन्फिडेंस था आपको? बिल्कुल, वो कॉन्फिडेंस मुझे शुरू में था कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे दिख रहा है जी। और वो डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी को आते कहा था कि मैं ये कर सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं होता है, ये करके दिखाओ, फिर आगे आगे हम कोशिश करेंगे। तो किस प्रोडक्शन के दौरान उनसे मुलाकात हुई चंद्रप्रकाश द्विवेदी? ये चाणक्य नाम का एक धारावाहिक उस दिनों बन रहा था। सलीम आरिफ उसमें कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे, नितेश रॉय आर्ट डायरेक्टर थे जी, और डॉक्टर साहब उसको डायरेक्ट कर रहे थे, लिख रहे थे और एक्टिंग कर रहे थे जी। और उनको वो तीनों चीजें करके देख के मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। मैंने कहा जब ये एक आदमी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जी, एक्टर भी हो सकता है, राइटर भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, तो मैं डिजाइनर क्यों नहीं हो सकता? यानी कैमरे के पीछे खड़े होकर निर्देशन भी कर ले और खुद कैमरे के सामने खड़े होकर अभिनय कर ले, क्या बात है। बिल्कुल। और लिख भी वही रहे थे, लिख भी वही रहे जी। मतलब बहुत बेहतरीन कर रहे थे, इसलिए क्योंकि वो चूंकि उनसे मेरी इस तरह से अच्छी पहचान हो गई थी कि जब वो ऑडिशन वगैरह भी होते थे तो मैं वहीं रहता था जी। कई अलग अलग किरदारों के, तो उनसे बेहतर कोई कर भी नहीं पा रहा था जी उस रोल को। उनसे ज्यादा फ्लुएंट कोई हिंदी का उच्चारण भी नहीं कर सकता था। उस तरह की जो हिंदी हालांकि बड़ी आम तो नहीं है मगर फिर भी इतनी भी क्लिष्ट नहीं है कि आदमी समझ ना सके। हाँ, लेकिन वो एक जिसको कहते हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बोलना, एक एक शब्द, एक एक अक्षर जो बिल्कुल उन्होंने अलग अलग बोला है, स्पष्ट बिल्कुल, वो वाकई उसकी वजह से शायद उनकी भी वो ट्रेनिंग रही उनके घर से क्योंकि उनके पिताजी संस्कृत के महाचार्य थे और संस्कृत उनका जीवन शैली का एक पार्ट था और डॉक्टरी उन्होंने पढ़ी थी, लिखा था। तो जब वो उनको ये सब चीजें कर सकते थे तो हम भी कर सकते थे, ये बात का मुझे और विश्वास था। तो उन्होंने आपसे करवा लिया? उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे सब करो साथ में, लेकिन एसोसिएट कॉस्ट्यूम डिजाइनर हो आप सलीम आरिफ के साथ, आपका काम सही लगा तो हम आपसे अगली बार फुल फ्लेज सब कुछ करवाएंगे। यानी कि आपकी परीक्षा थी? परीक्षा थी, टेस्ट लिया गया और जो शायद ठीक ही रहा, इसलिए क्योंकि फिर अगला काम जब मृत्युंजय हुआ जी तो उसको मैंने फिर आर्ट, कॉस्ट्यूम, मेकअप, स्टाइल सब कुछ किया, फिर उसको बहुत सराहा गया, कई अवार्ड मिले पहली बार जिंदगी में।
सारे उसके लिए जितने पॉपुलर अवार्ड्स थे। और फिर वो सिलसिला ऐसा चला कि फिर हम लोग ने साथ में काफी काम किया, पिंजर की और तमाम और फिल्में भी की, Z+ और मतलब काफी फिल्में लगातार की। पिंजर की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले पिंजर का गीत और डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी के साथ एक बार फिर आपने इसमें काम किया, या यूं कहें कि दोनों ने मिलकर ये फिल्म बनाई। तो ये पीरियड ड्रामा था? जी बिल्कुल। तो आपका पसंदीदा विषय? मेरा पसंदीदा विषय है, मेरा ही नहीं, डॉक्टर साहब का भी। जी जी। मुझसे तो बड़ा पसंद वही करते, क्योंकि उन्होंने ही मुझे भी ये लत लगाई चाणक्य से। जी। इससे पहले तो मेरा हिस्ट्री से उतना लेना देना नहीं था, लेकिन चूंकि चाणक्य से शायद मुझे भी ये शौक शुरू हुआ, और उसके बाद लगातार मृत्युंजय और फिर आगे के कई काम हमने ऐसे किए जो साथ में, जिसमें हमारा पीरियड खुद ब खुद आ गया और फिर पढ़ना भी पड़ा और फिर अच्छा भी लगने लगा। तो पिंजर जो थी बड़ी खूबसूरत कहानी थी अमृता प्रीतम जी की एक नॉवल पे जी, जो डॉक्टर साहब ने सोचा कि हम लोग इसके ऊपर काम करें। पार्टीशन पे 46 से 48 तक की कहानी जी। जिस समय ये पिंजर बनी उस समय बहुत सारी पीरियड फिल्म्स इस तरह की नहीं बन रही थी जी। वो भी अपने आप में एक चैलेंज जैसा काम था कि पीरियड फिल्म बनाना और उनकी रुचि पैदा करना एक तरीके से होता है। जब आप विषय से हट के करते हैं काम, तो एक तरह से आप उनको मोड़ना चाहते हैं कि अच्छा ये भी देखिए, है ना जी। और दूसरा फिर पिंजर एक किस तरह की कहानी थी जो पार्टीशन की थी, तो शायद वो नेगेटिव इफेक्ट भी पैदा कर सकती थी कि लोगों के घावों को कुरेदना। जी जी बिल्कुल, इस तरह का भी इफेक्ट आ सकता है बिल्कुल। तो लेकिन चूंकि कहानी बड़ी पॉजिटिव थी, बड़ी खूबसूरत कहानी थी, तो इस वजह से हमने एफर्ट किया कि नहीं हम इसे कहें। तो अमृता जी के पास गए दिल्ली, उनसे बातचीत की, राइट्स लिए, फिर मुंबई आए, स्क्रिप्ट उनको सुनाई, जो स्क्रिप्ट तो अलहदा लिखी गई तो उनको सुनाई, बड़ी पसंद आई। और फिर हमने इसके ऊपर जब काम शुरू किया तो लगभग इस फिल्म में भी ज्यादातर जो काम हुआ वो सेट्स पे हुआ जी। चूंकि हमारे जो प्रोड्यूसर थे अभय ओसवाल साहब, उन्होंने हमें कहा कि बजाय इसके कि आप अलग अलग गांवों में, अलग अलग शहरों में घूमोगे, करेक्ट पीरियड मिलेगा नहीं मिलेगा, उसमें इतना बदलाव करोगे, तो उस सब को देखते हुए इससे बेहतर है कि आप सेट लगा लो मुंबई में, कोई कहीं ना जाए, मन मुताबिक काम भी कर सकते हैं जी। तो वो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने आज तक जो भी काम किए थे सेट्स पे किए थे और सेट्स फ्रेंडली थे, शूटिंग फ्रेंडली होते हैं सेट्स, तो इस वजह से सभी के लिए फायदा था। तो हमने कोशिश की कि सेट्स पे काम किया जाए। हमने उस लोकेशंस पहले देखी जाके पंजाब में, चूंकि डॉक्टर साहब का पंजाब उतना नहीं देखा था। संतोष ठुंडियल जो इसके कैमरामैन थे, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने भी पंजाब नहीं उतना देखा था, क्योंकि वो केरल के हैं जी। उनको भी पंजाब घुमाया गया साथ में। फिर आके हमने सेट्स डिजाइन किए, सेट्स यहाँ लगाए, फिर कॉस्ट्यूम डिजाइन की। कास्टिंग के बाद फिर हमने कोशिश की कि इसको ऑथेंटिक लुक के साथ काम किया जाए, कि लोग इसे एज ए रेफरेंस यूज करें आने वाले 50 सालों तक, जिसको भी अब पंजाब पे या पार्टीशन पे काम करना है। कोशिश वो थी, वो कितनी कामयाब हुई कि नहीं ये तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन हमारी ये सोच थी काम करते वक्त। एक बहुत उम्दा गीत है कि गाइड फिल्म में से आप कोई भी गीत ले लें सभी ये पीरियड वाली फिल्म हम देखते हैं, ऐतिहासिक फिल्में जिसको कह सकते हैं, जो किसी खास समय की होती हैं, कालखंड की होती हैं और खास अवसर की होती हैं। तो हम ऐसा सोचते हैं कि उसको पढ़ लिया जाता है, हो जाता है और उसको बना लिया जाता है। लेकिन अभी आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आप लोग गए वहां पंजाब देखने, तो मतलब क्या अंतर हो जाता है दोनों में? अंतर आप ऐसा समझ लीजिए कि एक तो पंजाब आज के वक्त में जो हमारे पास है वो आधा पंजाब है जी, नीचे का पंजाब। जो ऊपर का पंजाब है, जिसको कि एक्चुअल हम असली पंजाब कहते थे, वो पाकिस्तान का हिस्सा है जी। और ये जो हमारे पास हिस्सा है, इससे कहा जाता था कीकरों वाला पंजाब, यानी कि सूखा पंजाब। अच्छा। लेकिन कहानी जो है वो अमृतसर, लाहौर और उसके आसपास के गांवों की है। तो लाहौर या तो जाके देखा जाए जी, या उसके गांव देखे जाएं, तो वो फैसिलिटी या तो हम उठाएं या उतना वक्त दें, तो शायद वो ना करते हुए, चूंकि मैं ओरिजिनली पंजाब से हूं, मेरे एंसेस्टर्स पंजाब से, हालांकि मैं रहा नहीं हुआ कभी जी जी, पैदाइश और पढ़ा लिखा तो लखनऊ में ही हूँ जी, तो फिर भी थोड़ा तो पंजाब से जुड़ा हूँ जी। तो मैं इनको लेके गया ये देखने के लिए, दिखाने के लिए कि वहां का स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो थोड़ा बहुत बचा है अभी भी, वो किस तरह का है, गलियां किस तरह की हैं। जैसे लोग कहते हैं कि अमृतसर की गलियां और लाहौर की गलियां एक जैसी हैं जी, ठीक है ना। अगर आप चूंकि बनारस से हैं, आपने बनारस को करीब से देखा है,
तो जिस तरह से 80 घाट के पीछे या बनारस के सब घाटों के पीछे की गलियां हैं, 3-3 फीट की, 4-4 फीट की, लगभग अमृतसर लाहौर की कुछ गलियां ऐसी हैं। अच्छा। जिसकी वजह से वो फेमस है कि 2 खिड़कियां अगर अगल बगल के घरों में खोल दी जाए तो आप सब्जी ले सकते हैं, सब्जी दे सकते हैं, जी, पानी ले सकते हैं, पानी दे सकते हैं, बिना नीचे गिराए आदान प्रदान हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है, और खड़े होकर घंटों आप बात कर सकते हो, ऐसे जैसे आप वहीं आमने सामने खड़े होकर बात जी जी। लगभग ये माहौल पंजाब का था। अच्छा। उस जमाने में। अभी लाहौर का कितना ये तो नहीं कह सकता, लेकिन अमृतसर में भी कुछ इलाके हैं जहां पे अभी भी है वैसा माहौल, तो वो इनको समझ में आ जाए जी, स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, और वहां की थोड़ी सी लाइफ समझ सकें कि लोग किस तरह से रहते हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई क्या है, उनका खाना पीना कैसे है, वो कैसे बोलते हैं, उनका अंदाज क्या है बोलने का। क्योंकि अगर आप मान लीजिए एक नीचे के काले से बोलते हैं तो वो 7वें काले से शुरू करते हैं जी बोलना, और किस काले तक जाते हैं तो पता ही नहीं पता, वो तो काले ही नहीं बने, तो वो कहीं से भी बोल सकते हैं। हाँ। किसी को कहीं खड़े होकर कहीं पे भी आवाज लगा सकते हैं, मतलब ये सब कुछ ऐसी बातें हैं, पकड़ना पड़ता है उसको। हाँ, तो वो थोड़ा सा एक डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, साउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैमरामैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि खेत कितने बड़े बड़े हैं, वरना छोटे छोटे भी खेत होते हैं वहां के पंजाब के, बड़े बड़े लहराते हुए खेत एक ही फसल के साथ किस तरह के होते हैं या किस तरह के हो सकते हैं, उसका एक उनको अंदाजा आ जाए। तो इस सबको देखने गए, लेकिन बहुत सी पुरानी चीजें तो नहीं मिल सकती, तो वो बनानी पड़ी। जैसे कि जो भी आपने फिल्म में देखा कि अगर आपने पुरानी बसें देखी तो वो बनाई गई थी, पुरानी गाड़ियां देखी तो बनाई गई थी, बहुत कुछ ऐसा था फिल्म में जो कुछ बनाया गया था, क्योंकि वो चीजें अब अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ ये कोशिश की गई कि जो सेट्स बनाए जाएं तो वो कोशिश वो की गई कि जो रेफरेंस मिले या जो घर आज भी हों जी, उस तरह के कि उन्हीं को देख के उनसे मिलता जुलता बनाया जाए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कम करके चीजों को रेप्लिकेट ज्यादा किया जाए, क्योंकि ये आर्किटेक्चर की बात है। मौलिक रूप से जैसा देखा गया बिल्कुल वैसा ही बनाया जाए, आसपास पहुंच जाए, उसमें अपना वो न लगाया जाए कला। हाँ, कला लगाएं, लेकिन वो फिल्म से, कहानी से जुड़ी कोई चीज ऐड कर रही है तो वो जरूर लगाएं, लेकिन ऐसा ना करें कि जिससे सिनेमैटिक लिबर्टी लेके कुछ भी आप कर रहे हैं। हाँ, उस तरह की हरकत ना करें। जैसे आपने बताया कि आगे के 50 साल तक लोग उसी को रेफरेंस के तौर पर याद करें, तो जाहिर है कि वो ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। तो कोशिश वही की गई, और उसी तरह के चाहे रुपए पैसे हो उसको छपवाया गया, करेंसी छपाई गई, अच्छा, हर चीज, अखबार छपवाए गए, तमाम बहुत सारी चीजें। मैंने जो कुछ किया होगा, चूंकि ये 2003 की बात है तो उतना तो अब याद नहीं होगा, लेकिन जितना याद है इतना मैं बता सकता हूँ कि हर चीज बनाई गई थी। क्या बात है। तो चूल्हे वैसे हों, सीढ़ी वैसी घर की निकलती है, बर्तन भांडे हैं, ताला चाबी, ये सारी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें मायने रखती हैं। जी जी जी, बिल्कुल। वो लाई गई पंजाब के अलग अलग हिस्सों से, छांट छांट के वहां से शॉपिंग की गई। कपड़े जब खरीदने गए तो पंजाब से उसके कपड़े खरीदे, और वो भी जैसे कि जो पुराने बुजुर्ग थे हमारे घरों के, यानी कि हमारी दादी नानी के एज के, उनको हम लोग लेके गए बाजार। अच्छा। हाँ, और उनसे कहा कि आप अपनी जवानी के टाइम का जो सूट पहनते थे वो कपड़ा निकालो। अच्छा। हाँ, तो वो दुकानदार को बोल के उन्होंने वो वाले प्रिंट निकाले, तो फिर हमने अपनी क्रिएटिव लिबर्टी से उसी से मैचिंग प्रिंट चूज की। हमने कोशिश ये की कि लगभग हम उसको रिपीट कर दें, उस इरा को। क्या बात है। तो जितने भी फोटो रेफरेंस हो सकते हैं हमारी परिवार के उस समय के, या उन लोगों के जो जिनके परिवारों के उस समय के रेफरेंस हैं ब्लैक एंड व्हाइट के, उनसे उनके फोटो मंगाए गए। बहुत सारे बुजुर्ग लोगों से बातचीत की गई वहां जाके, जो 80 साल के थे, 80+ थे, जिन्होंने उस इरा को भोगा है जी। कि अगर आप मान लीजिए अमृतसर से लाहौर जाते होंगे उस जमाने में, तो आप साइकिल से, कौन सी साइकिल थी, उसका मेक क्या होता था, या अगर आप बस से जाते थे तो बस का कितना टिकट होता था, बस का क्या टिकट होता था कि नहीं, छपता था कि नहीं, किराया, या उसके ऊपर क्या छपता था, अंग्रेजी में छपता था कि पंजाबी में छपता था, गुरुमुखी में या हिंदी में छपता था, तो क्या किराया होता था। ये सब तमाम छोटी छोटी बातें, वो चाहे फिल्म में दिख रही हो या ना दिख रही हो, उसकी जरूरत है कि नहीं, उसके अलावा ये अपनी जानकारी के लिए भी हमने लोगों से बातचीत करके उन सब चीजों को पूछा। तो हम श्रोताओं को ये गीत सुना देते हैं आज मुनीश सप्पल जी से। प्रोडक्शन डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, और बहुत 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 कुछ करते हैं आप, और बहुत लंबी फहरिस्त है आपके अनुभवों की। श्रोताओं, ये बात यहाँ पर सच में बहुत हतप्रभ कर रही है कि कितनी छोटी छोटी चीजें, बारीक से बारीक चीजों का पर हम जब ध्यान देते हैं तब कोई एक अच्छी चीज निकल कर आती है। जैसे कि ये फिल्म, यानी कि आप बिल्कुल उसी समय में उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां की बात चल रही हो, जब इस तरह से फिल्में बनती हैं।
जी, और इसी तरह से लगभग आप ऐसा समझ लीजिए कि जब हमने विजुअली तो आपने जो देखा वो दिख ही रहा है, जी जी, लेकिन जो आपको सुन रहा है, जैसे कि जब म्यूजिक भी इसका हुआ, जैसे कि अभी आपने गाना सुना था, तो जब इसका म्यूजिक भी हुआ तो ऐसा इंसान ढूंढेगा जो पंजाब से जुड़े हों, सरदार उत्तम सिंह जी को इसमें जोड़ा गया जी। तो उन्होंने इसका म्यूजिक डिजाइन किया उसी तरह से कि जो लगे कि 40s का है। जी, सरदार नरेंद्र सिंह ने साउंड की, जो कि नेशनल अवार्ड विनर हैं ऑलरेडी, जी, जिनका पंजाब से कहीं थोड़ा बहुत लिंक था और उन्होंने उस जीवन को भी कहीं महसूस किया था, उन लोगों को तो जानबूझ के जोड़ा गया। मतलब वो रूह पूरी पकड़ में आनी चाहिए। ऐसे ही आप समझ लीजिए कि जब एक्टर भी आए तो आप कुलभूषण खरबंदा साहब इसमें पंजाबी, तो उन्होंने भी वो इरा देखा जी, क्योंकि वो भी आए थे उस जमाने में, उनको भी चीजें रिकलेक्ट हुई, गुलजार साहब को भी रिकलेक्ट हुई। तो सभी का इसमें योगदान बहुत बड़ा रहा, यानी सभी ने विजुअल में भी चीजें जोड़ी जी, और हमें सिखाया, हमें बताया। क्या बात है। और जैसे कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि अगर आप उसके सीन्स देखेंगे अमृतसर के, तो उसमें आप देखेंगे जितनी दुकानें हैं उनके बोर्ड उर्दू में हैं। जी, उस समय उर्दू में ही लिखे जाते थे। उर्दू में ही लिखे जाते थे। पंजाबी तो गुरमुखी तो बहुत कम थी चलन में। जी जी, अखबार उर्दू में आते थे, बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई उर्दू में हुआ करती थी जी। और वैसे भी जो तादाद थी अमृतसर में सिखों के उस समय, वो सिर्फ 11% थी, बाकी मुस्लिम थे। जी बिल्कुल, बिल्कुल। ये कहीं किसी को अंदाजा भी नहीं था। उस जमाने के जो सिख होते थे और जो पंजाबी भी होते थे, सिख ही ज्यादातर, वो सब उर्दू ही लिखते थे और उसी में बोलते थे और वही लिखते भी थे, उनकी लिपि भी वही थी। जी, हमारे बाप दादाओं की भी वही रही। जी बिल्कुल। तो उनसे भी मैंने ये चीजें सीखी, उनसे भी मैंने पूछी। जी, जो भी लोग हमारे घर के इस समय मौजूद हैं बुजुर्ग, तो उन्होंने सबने जो बताया उनसे मदद ले लेके काम किया। तो यानी ये ठीक वैसे ही था कि इसमें इतने लोगों का कंट्रीब्यूशन है, अनगिनत लोगों का, जिनका ना ही हम नाम हमने लिया सिनेमा में, ना ही उनको कोई क्रेडिट दे पाए क्योंकि इतने सारे लोग थे, लेकिन उन सबका हाथ रहा इस फिल्म को बेहतर बनाने में। और इतने सारे जो अगर अवार्ड मिले, नेशनल अवार्ड से लेके जितने भी पॉपुलर अवार्ड इस फिल्म को, वो शायद वजह वो लोग रहे। बिल्कुल सही बात है। जब इस तरह से बहुत शोध करके कोई भी काम होता है तो जाहिर है कि सफलता मिल जाती है, और सभी ने बहुत प्यार से उसमें काम किया है। गीत सुन फिल्में आपने बनाई है जो बहुत नाम हुआ है, जिसमें उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? उसकी वजह भी आप ऐसा समझ लीजिए कि जो पीरियड से जुड़ा हुआ काम हमने किया, जी, उन फिल्मों ने मुझे वहां तक पहुंचाया। जैसे कि मैं जिक्र करूंगा शार्प पेरल का, जी, जो बहुत फेमस सीरीज है शॉन बीन के साथ मेरी। वो वहां तक पहुंचने में चूंकि किसी तरह से मैंने अपना वो काम उन लोगों तक पहुंचाया, या किसी और लोगों ने मेरा वो काम वहां तक पहुंचाया, तो उनसे मैं कनेक्ट हो पाया। एक आपकी पहचान बन गई। मेरी एक पहचान बन गई, और उनको इस बात का यकीन हुआ कि शायद हिंदुस्तान में वो व्यक्ति है जो एज ए प्रोडक्शन डिजाइनर, ना कि आर्ट डायरेक्टर, कि प्रोडक्शन डिजाइनर ये काम कर सकता है। नॉर्मली जो होता है कि जो विदेश की फिल्में आती हैं भारत में बनने, या भारतीय जो विदेश की फिल्मों में काम करते हैं, वो ज्यादातर एज ए आर्ट डायरेक्टर ही करते हैं ज्यादातर। जी जी। और प्रोडक्शन डिजाइनर उनके अपने होते हैं जो अमेरिकन, ब्रिटिश या जो भी उन लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो होते हैं। लेकिन ये ऐसा हुआ कि चूंकि मुझे ये मौका मिला प्रोडक्शन डिजाइन का, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी थी मेरे लिए, और एक ऐसा मौका भी था जिसमें मैं फिर से इस बात को साबित करूं कि वाकई हम ये काम कर सकते हैं। और चूंकि वो 1840 की फिल्म थी, जी, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्वीन के टेक ओवर करने के वक्त की, जी, क्योंकि 1857 के बाद से तो फिर ब्रिटिश क्वीन ने टेक ओवर ही कर लिया था। बिल्कुल। तो 1840 की कहानी है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में थी भारत, जी, और क्वीन के जो लोग थे वो आते जरूर थे इसलिए क्योंकि इनको यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देना पड़ता था एक तरह का क्वीन को, तो वो चेक करने आते थे कि वो जैसे आजकल होता है टैक्स चोरी तो नहीं हो रही है, या कोई कोई ऑफिसर्स या इस तरह के लोग आते थे, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। हाँ, उस तरह की एक लेके कहानी थी जो, और कंपनी उसका प्रॉफिट कमा रही है बिना बताए क्वीन को, कुछ उस तरह से लेके कहानी थी, बड़ी उम्दा कहानी थी। जी। वो जब फिल्म भारत पे वो लेके आए तो उनका काम करने का तरीका बहुत अलग है भारतीय सिनेमा से। उनका प्री प्रोडक्शन बहुत लंबा होता है, बहुत डिटेल्ड होता है, हर चीज एकदम तय होती है, प्लानिंग बहुत ही जबरदस्त होती है, यानी हर दिन तय होता है, हर काम तय होता है पहले से, और वो पूरा वक्त लेते हैं और देते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि साल भर पहले वो आए, साल भर पहले हम लोग लोकेशन देखने गए, और साल भर पहले हमने वो लोकेशन बुक कर दी। अच्छा, बुक भी कर दी? सिर्फ बुक ही नहीं की, एमपी में चूंकि मध्य प्रदेश की कहानी थी, फिल्म में वो सेंट्रल इंडिया दिखाया गया था, तो वो मध्य प्रदेश का ही भाग रहा होगा, जो खजुराहो के पास की मैंने जगह चूज की, जी, क्योंकि खजुराहो का जो आर्किटेक्चर है, शिल्प है मंदिरों का,
उसमें मेरा एक खास रुझान है, एक खास अटैचमेंट है इसकी वजह से, क्योंकि वो एक ऐसा आर्किटेक्चर है अपने समय का जो अनदेखा है आज भी। तो मैं चाहता था कि उसको भी हम अगर पार्ट कर लें 1840s में तो एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी फिल्म के लुक के साथ भी। जी। तो मध्य प्रदेश चूंकि जाना ही था, भोपाल चूज ना करके हमने खजुराहो क्यों चूज किया, मैं इसके लिए आपसे ये बात कर रहा हूं। हालांकि एयरपोर्ट अगर कहें तो खजुराहो में भी है, और शायद भोपाल में इतने 5 स्टार नहीं होंगे जितने खजुराहो में है। पर्यटन स्थल है इसलिए। पर्यटक स्थल है, और मेरा ख्याल है कि एक छोटा सा गांव है और उसमें कम से कम 8-10 5 स्टार हैं। अच्छा। और 8-10 ही 3 स्टार होटल भी हैं। अच्छा। क्योंकि ऐसा कोई देश में कोई गांव नहीं है ऐसा जिसमें इस तरह की स्थिति हो। तो वो भी एक बड़ी उपलब्धि रही फॉरेन क्रू के लिए, इसलिए रहना वो आसानी से मान गए जी कि यार ये तो बहुत अच्छा है, रहने की सुविधा है और हम आसानी से बार्गेनिंग भी कर लेंगे क्योंकि बहुत सारे 5 स्टार हैं जी, और इतना सारा क्रू आराम से, लोकेशन बहुत सुंदर है। तो वो हमने बुक की, और आप ऐसा समझिए कि हमने खेत में कौन सी फसल लगनी है ये भी हमने तय कर ली उसी समय। अच्छा। यहां तक कि तय ही नहीं की, बल्कि वो खेत खरीद लिए फसल के साथ लगभग उतने दिन के लिए लीज पे ले लिया, आप ऐसा समझे। अच्छा। हाँ, हम लोगों ने जैसे ये तय कर लिया कि भाई आप अगर ये गेहूं की फसल लगाओगे तो ये गेहूं की फसल आपके खेत की कितनी, उसने कहा जी 20,000 की, आपकी कितनी होगी जी 50,000 की, आपकी कितनी होगी 40,000 की। तो ऐसे करके 8-10 खेत जो एक साथ जोड़ के मेरा लैंडस्केप बनता था, उस सब की फसल हमने खरीद ली, पैसा आधा चुका दिया। अच्छा। कि ये फसल हमने खरीद लिया, अब हमारे लिए बोएंगे और हम ही काटेंगे, आप काटोगे नहीं। हाँ। ऐसे छोड़ोगे, और जब हम वापस आएंगे तो ये हम आधा पैसा आपको देके तब शूटिंग शुरू करेंगे, या हम यहाँ पे सेट बनाएंगे। वहां में गांव बसाना था। हाँ, मतलब वैसा प्रयोग करेंगे उसका, वैसा प्रयोग करेंगे। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि कई एकड़ लैंड मैंने ले ली नदी के किनारे। बहुत हाँ, मजेदार बात है। हाँ? जी। तो वो उसका पैसा चुका दिया गया, और वहां पे साइट ऑफिस भी बना दिया गया। अच्छा। 1 साल पहले, इसलिए कि कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी को आती है, कोई ऐसा आ जाए किसान के नहीं साहब हमें जगह नहीं देनी, ये हमारा पैसा वापस ले लो, या कोई किसी को उकसा दे, तो वो सबके लीगल पेपर बनाए गए, लीगल साइन हुए, गवाह रखे गए कोर्ट से, और फिर वो तय हुआ। क्या बात है। हाँ, फिर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा ना, मतलब इस तरह की हिंदी फिल्म तो हमने नहीं की थी कोई शूटिंग। ये सिर्फ चूंकि एक ऐसा पहली बार प्रयोग देखा अंग्रेजी फिल्म के साथ। तो फिर हम वहां पे करीब 4 महीने पहले पहुंच गए शूटिंग से, और फिर हमने वहां पे सेट बनाना शुरू किए। जितना खेत हमें काटना था, यानी कि अगर गेहूं की फसल जितनी जितनी काटनी थी बीच बीच में सेट लगाने के लिए, उतनी उतनी हमने काटी, क्योंकि हमें दिखाना था कि गेहूं के खेत जो है वो बिल्कुल घरों से सटे हुए और चारों तरफ है, और गेहूं पक चुका है जी। पकने में अभी 3 महीने थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि ग्रीन था तभी हम पहुंच गए थे। तो हमने उतना उसको लैंडस्केपिंग की, यानी हमने ऊंचा नीचा जी करना है, कुआं बनाना है नकली, हाँ। और घर बनाने शुरू कर दिए, सेट लगाना शुरू कर दिया, कैसे पौधे लगाने, कहाँ सब शुरू कर दिया। पेड़ भी हमने कुछ उखाड़ के लेके आए, पूरे 20-20 फीट के पेड़ नर्सरी से ला के वहां पे लगाए गए। 4 महीने तक उसकी नर्सिंग की गई कि जब तक शूटिंग होगी तो ये फल इस तरह के फल देगा, जिसमें महुआ के फल मुझे चाहिए थे। तो मतलब इस तरह के तमाम काम जो मैंने पहली में भी किया था, हालांकि मैं पहली का पता नहीं हम लोग जिक्र कर चुके हैं तो उसमें वो बात रह गई थी कि पहली में भी हमने कुछ पेड़ लाके लगाए थे सेट पर भी, सेट पे बड़े कामगार आंगन में जी। हाँ, वो तो पहली में है, पेड़ तो दिखाई जाते हैं। जी, वो नकली, मतलब वो बाहर से लाए गए हैं, लेकिन लगाए गए। तो उसी तरह से फिर वहां पे हमने सब रोपाई की, बनाए, और फिर वो हमारे सामने वो फसल पकी, गेहूं पक गया। जब तक एक्टर आ गए, लोग आ गए, रिहर्सल शुरू किया, और फिर कॉर्डन शुरू कर दिया एरिया का, तब लोगों को समझ में आया कि ये तो बहुत बड़ा क्रू आया, 200 का क्रू आया अंग्रेजों का चार्टर्ड फ्लाइट से। 200 लोग। हाँ, और कम से कम 250 घोड़े आ गए, 4 हाथी आ गए, मतलब वहां मेला लगना शुरू हो गया, 1000 आदमी इकट्ठा हो गए। तब लोगों को समझ में आया कि यहाँ कोई बड़ी फिल्म बन रही है, क्योंकि तोपें बन गई, फलाना बन गया, उसके तोपों के चला के एक्शन शुरू हो गए, टेस्ट शुरू हो गए कि तोप दागी जा रही है, ये सब मतलब पीरियड है। हाँ, जाहिर है। तो सबको दुनिया को समझ में आ गया, तो लोग मतलब पूरे एमपी से आने लगे इस चीज को देखने, और धीरे धीरे वो प्रोडक्शन शुरू हुआ, और हमने उसको खत्म किया फिर बहुत अच्छे तरीके से, और वो फिल्म बहुत पॉपुलर रही वहां पे भी, और उसको नॉमिनेशन भी मिले, बाफ्टा में नॉमिनेशन मिला, उसको काफी सराहा गया, और मुझे उनके अच्छी सी चिट्ठियां
प्रोड्यूसर की तरफ से बधाई वाली, आप ऐसा कह सकते हैं, प्रशंसा की चिट्ठियां आई, बिल्कुल प्रशंसा की, जो मैंने आज भी बढ़ा के रखी हुई है, उसको फ्रेम करा के रखा है। भाई यहाँ पर तो हम भी आपको बधाई देते हैं पूरे श्रोताओं की ओर से कि इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करना, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी पहचान छोड़ना। और जैसा आपने बताया कि 200 क्रू और उसके साथ 1000-2000 लोग, इतने हाथी घोड़े, इन सबको संभालना वाकई आसान नहीं है, मुश्किल काम जी। और वो तमाम जगह पे की, सिर्फ वही खजुराहो नहीं बल्कि ओरछा जी और उसके कई पास के आसपास के इलाकों में उसकी शूटिंग हुई और बहुत बेहतरीन तरीके से हुई। तो शायद धीरे धीरे वो फिर मेरा एक कनेक्शन वहां बनता रहा। उसके बाद फिर मैंने कई और फिल्में की जो मैंने वहां जाके भी की, कुछ अमेरिकन फिल्म भी की जो इंग्लैंड में शूट की गई लेकिन वहीं पे शूट हुई, अंग्रेजी फिल्में जी। सिख हाउस है, या और जो अब रिलीज होगी, अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है। और मैं वापस जा रहा हूँ एक और अंग्रेजी फिल्म में, मिसिंग लिली करके मेरी एक और फिल्म है, जिसका नाम भी बदल सकता है शायद बाद में, लेकिन फिलहाल तो यही नाम है। तो अभी एक इस तरह का कनेक्शन बन गया है कि मुझे कुछ फॉरेन प्रोडक्शन अगर मिल रहे हैं तो मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है। तो हम श्रोताओं को ये गीत सुना देते हैं। जरूर प्लीज। नरसगाई हो गई बज्जर ढोलकिया, झगड़ा की रुत आ गई बज्जर ढोलकिया, अंबर लागे चंद्र लागे तारे नच दे, जट्टो नच दिए तेरे नाका वारे नच दे, जट्टो नच दिए तेरे नाल सारे नच दे। नचने ते तेरे मुंडे कर दे क्लैप, बच के रही ना कोई करे किडनैप। नचने ते तेरे मुंडे कर दे क्लैप, बच के रही ना कोई करे किडनैप। तेरा सोना रूप गवारा पीस है डायमंड दा, सूट तेरा लाल रंग दा परन तेरा सानू डंग दा। ओ मिन्नता हजार कर गए ओ मुंडा तेरा दिल मंगदा, सूट तेरा लाल रंग दा तेरा सानू डंग दा, ओ मिन्नता हजार कर गए ओ मुंडा तेरा दिल मंगदा। नचने पे मेरे मुंडे कर दे क्लैप, गाँव में जो बीच में ये करते हैं रैप। मेरा सोना रूप कवारा पीस है डायमंड दा, सूट मेरा लाल रंग दा परादा मेरा जावे डंग दा। ओ मिन्नता हजार करके मुंडा मेरा दिल मंगदा। ओ सूट मेरा लाल रंग दा परादा मेरा जावे डंग दा। ओ मिन्नता हजार करके ओ मुंडा मेरा दिल मंगदा। रब्बा मेरे यार नो नजर लग जावे नो, होने वाले प्यार नो नजर लग जावे नो। रब्बा मेरे यार नो नजर लग जावे नो। हाथों में डांस करे कंगना, सजना देसी रोमांस करे सजना। ओ तेरा गजला जो देख दिल मचला दिखने वाली है, तेरा ये रूप गवारा फुलरी वाली है। तेरा लाल रंग दा तेरा सानू डंग दा, ओ मिन्नता हजार करके ओ मुंडा तेरा दिल मंगदा। तेरा लाल रंग दा तेरा सानू डंग दा, ओ मिन्नता हजार करके ओ मुंडा तेरा दिल मंगदा। मेरा तू हाथ पकड़ नच ले, और रख ले दिल मेरा आज अभी रख ले। मैं तो मर गई जादू कैसा कर गई तेरी
बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे प्रोडक्शन डिजाइनर और आर्ट डायरेक्टर मुनीश सप्पल से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप का दूसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा विनायक तड़वा।